अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, तकरीबन एक माह बाद जिस मुलाकात का इंतज़ार था वो मुलाकात हुई है और बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी बहन उस्मा खान की मुलाकात हुई है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी सेहत ठीक है मगर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। जिसके बाद ये अफवाहें दम तोड़ गईं कि इमरान खान को मुंतकिल कर दिया गया है अडयाला जेल से, या फिर कुछ जो अकाउंट्स थे जिन पर कुछ बातें हो रही थी उनकी सेहत के मसाइल के हवाले से, तो वो भी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। सवाल ये है कि हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ, ये जो सियासी टेम्परेचर है इसको इतना बढ़ावा दे के क्या हासिल कर लिया हुकूमत ने। अगर हुकूमत पहले ये मुलाकात करवा देती तो सारे मसले हल हो जाते। जो हमने अडयाला जेल के बाहर होते हुए देखा वो ना देखना पड़ता, हुकूमत को भी तनकीद का सामना करना पड़ा, वो भी ना करना पड़ता। लेकिन इस पर हम बात करेंगे कि आखिर फ़ायदा क्या हुआ। ये सवाल हुकूमत के लिए है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सवाल यह है कि सोचना नहीं होगा कि अगर कुछ अकाउंट्स जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं या भारत की उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ से प्रोपेगेंडा होता है, तो ठीक है, हिजान की जब कैफियत में आप मुब्तला कर देते हैं तो जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको जो है वो तशवीश होती है, वो तशवीश में मुब्तला होते हैं कि क्या वाकई कहीं ऐसा हो तो नहीं गया। तो अफवाहों को किस तरह से किसी भी पार्टी को टैकल करना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे है, हुकूमत पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कि हालात को नॉर्मल रखा जाए। इसके अलावा हम बात करेंगे मुलाकात के बाद क्या मुज़ाकरात की राह हमवार होगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें नज़र आएंगी, एक कदम आगे एक कदम पीछे, दो कदम आगे एक कदम पीछे वाला मामला होगा या नहीं होगा। सुहेल अफरीदी क्यों एहतजाज में नहीं पहुंचे, इस पर भी हम बात करेंगे। राना साहब, जुमेरात को जब मुलाकात नहीं हुई थी तो सवाल किया था कि मुलाकात कब होगी। जुमेरात को आपने मुझे कहा कि जी मंगल को हो जाएगी। मैंने कहा किसकी होगी, आपने कहा कि हो जाएगी। तो आज उस्मा खान साहिबा की मुलाकात हो गई है। हुकूमत को क्या हासिल हुआ इतनी देर डिले करने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी आपने खूबसूरत बात की है और ये एक वो सवाल है जिसका जवाब आज आ गया। देखिए, सुहेल खान अफरीदी एक वज़ीर आला है जी। सुहेल खान अफरीदी जाते हैं मुलाकात करने, उनकी मुलाकात नहीं होती, लेकिन पूरी रात तहरीक इंसाफ डिस्कस होती है। आप नेशनल टीवी पे कम दिखाएं, सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे उस बात को डिस्कस किया जाता है। वो अफवाहें जो भारतीय मीडिया ने फैलाई जी, जो अफगानिस्तान के मीडिया ने फैलाई, देखें वो मीडिया पाकिस्तान का दुश्मन मीडिया है जी। वो कभी पाकिस्तान का हमदर्द मीडिया नहीं हो सकता। ना उन्हें इमरान खान से कोई मोहब्बत है, ना उन्हें पाकिस्तान से कोई मोहब्बत। वो चाहते हैं कि ऐसी नफरत अंगेज चीज पैदा की जाए कि इस पाकिस्तान के अंदर एक तूफान बर्पा हो जाए, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का मामला। एक तो इन्हें फौरी तौर पे चाहे एक वीडियो जारी कर देते, चाहे कप्तान के किसी ऐसे शख्स से जिस पर इनको यकीन होता कि इसने कुछ शरारत नहीं करनी, सहाफियों को भेज देते, किसी सहाफी को भेज देते, पार्लिमानी डेलीगेशन भेज देते, कुछ चीज कर। लेकिन हुआ क्या, आप जरा गौर करें जी जी। पहले प्रोपेगेंडा किया शुरू हुआ, जनाब गवर्नर राज लग जाएगा, हाँ जी, पूरी एक कैंपेन बनी जी। फिर उसके बाद आया जनाब वहां पर तो हालात इस तरफ चले जाएंगे, फिर वो एक पूरी कैंपेन बनी। फिर उसके बाद दफा 144 ला दी गई, फिर अचानक से पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया मुश्तरका। ये सारा कुछ हुआ, इससे हासिल ये हुआ पीटीआई जिंदा हो गई। वो पीटीआई जिसको ये मुतहर्रिक हो गई, मुतहर्रिक जिसको ये कहते थे कि पीटीआई के पल्ले कुछ नहीं है, अगर हम दिखा सकते तो आज मैं ये हल्फन कह रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों से पूछा, उन सहाफियों से पूछा जो एंटी पीटीआई हैं, साकिब बशीर साहब इस बात की गारंटी देंगे कि उन्होंने कहा कि हमें भी तवक्को नहीं थी कि इतनी ज्यादा अवाम आ सकती है, इतनी सख्ती के बावजूद, इतने मामलात के बावजूद। उसने कहा हमें तो समझ नहीं आ रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो अडयाला
जहां पर जिस तरह पुलिस थी, जिस तरह लोग निकले, जिस तरह फिर मोटरवे बंद हुई, जिस तरह लोगों ने एहतजाज किया, उसने कहा सिर्फ मुझे तो लगता है कि कोई हुकूमत को मशवरा देने वाला वो है जो हुकूमत को चाहता है कि मरवाना, या जो चाहता है कि हुकूमत जो है उसके खिलाफ कोई ऐसी चीज़ हो। उसने कहा भाई बड़ी सिंपल सी थी। उन्हें कहते हैं जनाब किसने मुलाकात करनी है, फलां ने करनी, जैसे अभी किया की है, 3 नाम देते, ये कहते 10 दिन आप पहले कर लेते हैं। 10 दिन पहले कर लेते, 3 नाम आते, मुलाकात होती, और मुलाकात के बाद कहते ठीक है जी ये मुलाकात हो गई है, अब आप लोग जाएं, खत्म हो जाती। इसमें कोई दूसरी अच्छा राय रान साहब, इसमें एक और इसमें अब आपने सवाल किया कि सुहेल अफरीदी क्यों नहीं आए। आएगा जुमेरात को। देखिए मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि सुहेल अफरीदी ने प्लान 2 बना रखा है। आप एक वक्त सारे लोग चीखते हैं जी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो सूबा छोड़ के वो आ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने सूबे में बैठे, उनके तमाम अरकान असम्बली आए, उनके वज़रा आए, उन्होंने आके अपना रोल अदा किया, वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई। सुहेल अफरीदी ने KPK का महाज को संभाला, और आज बानी की तरफ से जो पैगाम थे 2, एक शाहिद खटक के लिए, एक सुहेल अफरीदी के लिए, वो बड़े पैगाम थे। अच्छा, शाहिद खटक को पार्लिमानी लीडर बनाने का, और सुहेल अफरीदी को कहा बिल्कुल ठीक जा रहा है, वो फ्रंट पे आके खेले, वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, मैं उससे खुश हूँ। बात ये कोई एहतजाज की कॉल कोई आपके पास हो कि जी कहा गया हो? एक बात ज़हन में रखिए, अभी इस्लामाबाद की तरफ जाने का कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना वो गलत खबरें हैं। अभी ना जो कल हमें ओन अब्बास पप्पी ने भी बात की है, वही बात है। अभी ये सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। सेट होने के बाद जाके देखा जाएगा कि कौन किस तरफ जाता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, आज एक चीज़ जो क्लियर हो गई है, एक चीज़ जो वाजे हो गई है, तहरीक इंसाफ मुतहर्रक हो गई है। तहरीक इंसाफ ने आज अपनी पावर शो कर दी है। तहरीक इंसाफ ने, देखें लोग कहते थे नहीं निकलते, आज पंजाब निकला नहीं, आज बलोचिस्तान से नहीं है। मैं भी महमूद खान अचकज़ई के जलसे की बात नहीं कर रहा, लोग नहीं है क्या? सिंध से लोग नहीं है, MPA टिकट होल्डर नहीं पहुंचे, मैंने लोगों को फोन किए, बैठे हुए थे वहां पे, पहुंचे हुए थे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आज का शो जो था ये लगता है हुकूमत ने इसलिए लगवाया था कि तहरीक इंसाफ को तगड़ा करे। ठीक है साकिब साहब, तकरीबन 1 माह लग गया इस मुलाकात में, बड़े सवालात भी होते रहे। अभी भी जिस तरह राणा साहब भी कह रहे हैं पहले करवा देते तो क्या हो जाता, क्या कोई कोशिश ऐसी हुई कि ये मुलाकात हो गई? अभी भी प्लान नहीं था कि जी कि ये मुलाकात होगी, किसने ये कोशिश की? सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से हो रहा है कि एहतजाज हो रहा था, वो नहीं थे, ये हिकमत अमली थी उनकी, क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर इस वक्त जो है काफ़ी तनकीद भी हो रही है, फिर नज़र में भी वो हैं, तो वो इस तरह की कोई कोशिश ही नहीं करना चाहते, किसी ऐसी जगह ही नहीं जाना चाहते कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए। हमजा, यहाँ पे जो मुलाकात आज तकरीबन 28 दिनों के बाद हुई है, 4 नवंबर के बाद, ये मुलाकात डायरेक्टली ही नहीं हो गई, बल्कि इसके पीछे बिहाइंड द सीन एक तो जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी मुलाकात भी हुई थी PTI के पार्लियामेंटेरियंस की। फिर बैरिस्टर गोहर जो है वो इस हवाले से एक्टिव थे, और जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड थे, ये हमारे ज़राए जो है वो कहते हैं। और आज के हवाले से वज़रा ने भी ये कह रखा था। आज जो पिंडी इस्लामाबाद का माहौल कदरे हमें बदला बदला नज़र आया, और उसमें पहली दफ़ा ये देखा गया है कि दफ़ा 144 पिछले रात को हमने प्रोग्राम में ये बड़ी डिस्कस किया था कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है गिरफ्तारियों के लिए, लेकिन इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद के रेड जोन में बड़ी तादाद में 100-200 कारकुनान वहाँ पे और पार्लियामेंटेरियन, ये मिला जुला के 250 के करीब लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, और कुछ चंद मिनट के लिए नहीं बल्कि 2-3 घंटे वहाँ पे उन्होंने अच्छा भला शो किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। वहाँ पुलिस भी बड़ी तादाद में थी, रुकावटें भी खड़ी थीं, उनको आने भी दिया गया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। दफ़ा 144 पहली दफ़ा ये हुआ है बड़े अरसे बाद कि PTI को कुछ स्पेस मिली है। इसी तरह अगर बात करें अडियाला जेल के बाहर भी बड़ी तादाद में लोग थे, किसी एक सिंगल बंदे की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अलीमा खानम साहिबा जब आज अडियाला जेल के बाहर पहुंची, एक जगह है वहां पे नाके पे,
तो वहाँ पे पहले वो बात किया करती थी पुलिस वालों के साथ कि हमें जाने दें, आगे जाने दें, हमने मिलना है, मुलाकात करनी है। तो आज ये भी हुआ कि उन्होंने उनसे बात नहीं की पुलिस वालों से, और वो एक तरफ कारकुनान जहाँ पे बैठे हुए थे उनके दरमियान जाकर बैठ गई। और ऐसे एक माहौल था कि आज कम्युनिकेट हुआ है फैमिली को भी कि ये मुलाकात होगी। तो एक तो ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर और दीगर की कोशिशों से ये तय हुआ। एक चीज़ थोड़ी सी जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि मिसमैनेज उसको कहें या जो भी हुआ, एक चीज़ ये भी हमारे ज़राए बताते हैं कि ये तय थी कि वो बाहर आके कोई सियासी नोयत की कोई टॉक नहीं करेंगी। वेलकम बैक जी। एक मसला तो मुलाकात का था कि किसी की मुलाकात तो करवा दी जाए, तो बहन की मुलाकात तो इमरान खान साहब से हो गई है। अब दूसरा मरहला है, वो है वज़ीर आला KP की मुलाकात का। उस हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनको कोई इशारा मिला है, कोई बातचीत हुई है, कोई हुकूमत ने पॉजिटिव साइन दिया है कि वो मुलाकात भी करवा देंगे? और तीसरा मामला है गवर्नर राज का, कि गवर्नर राज के हवाले से KP हुकूमत क्या समझती है कि ये कोई संजीदा बात है या सिर्फ हुकूमत की जानिब से प्रेशर ही डाला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब जब वज़ीर आला थे तब भी बहुत दफ़ा हमने गवर्नर राज के हवाले से बातें सुनी थी। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुलाकात तो हो गई आज, ये भी पता लग गया कि अडयाला जेल में ही है इमरान खान साहब, ये भी पता लग गया कि माशाल्लाह सेहतमंद भी हैं। तो वो जो टेंशन थी, जो तशवीश थी, वो तो आप लोगों की ख़त्म हो गई होगी। अब आप आगे क्या समझते हैं कि हालात कुछ मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे या सुहेल अफरीदी की अब मुलाकात एक अगला मसला होगा, अगला मरहला होगा? देखिए, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई एहसान नहीं किया हुकूमत ने, बाकायदा एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में जो हक मिला है कैदियों को जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो हर हफ्ते उनकी मुलाकात होनी चाहिए और बगैर किसी टाल मटोल के होने चाहिए। लेकिन मुश्किल ये है कि हुकूमत खौफजदा है और उनकी फैमिली से भी खौफजदा है और वर्कर से भी खौफजदा है और वकला से भी। आई डोंट नो कि वजह क्या है इनकी। ये खुद आपस में जो है ना, इनका ताल माल नहीं मिल रहा है। आप देखें, एक वजीर एक कहता है, दूसरा वजीर दूसरा कहता है, इल्जामात से निकल ही नहीं रहे जी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ धड़ाधड़ इल्जामात, लेकिन सबूत एक भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दलदल में फंस गई है वफाकी हुकूमत। ये गवर्नर राज की बातें करके ये सिर्फ एक किस्म की वो तसल्ली देने वाली बात है अपने आप को। गवर्नर राज लगा के ये क्या करेंगे और कैसे यहाँ पे रहेंगे, कैसे किस तरह हुकूमत करेंगे, कैसे, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कितनी मुश्किलात है इनको? माशी बहरान इतना खतरनाक हद तक जा चुका है कि इन्होंने 40,000 अरब का कर्जा लिया, उसका पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? उसमें से 5,300 अरब के करप्शन का तो IMF ने खुद जिक्र कर लिया। अल्लाह जाने बाकी कितने पैसे कहाँ चले गए। आज मैं एक प्रोग्राम में बैठा था तो राणा साहब थे, उन्होंने कहा जी सूबों को दिए गए हैं, सूबे इसके जिम्मेदार है। तो हमें बताया जाए कि खैबर पख्तूनख्वा को कितना पैसा दिया है जो कर्जा लिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि इस हुकूमत के पास बयानिया तो है नहीं। तो और जो इन्होंने जुल्म ज्यादती की आज इमरान खान के साथ, जो उनकी बहन आई है, उनकी आंखों में बड़ी मुश्किल से मैं देख रहा था उन्होंने आंसू कंट्रोल किए, क्योंकि बहन के जज्बात होते हैं। वो कहती है कि वो उनको कैदी तन्हाई में रखा गया और पूरे दिन उनको बाहर नहीं छोड़ा जाता है। तो इमरान खान तो नहीं भागेगा। तो क्यों, मतलब ये कि जुल्म ज्यादती हो रही है एक सियासी कैदी के ऊपर जो जाली मुकदमों में अंदर है। आई थिंक ये सियासत नहीं हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है। यूसुफ जी साहब, ये तो बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब प्री प्लान था, ये मौजूद था इस प्लान में कि वो नहीं जाएंगे और वो जुमेरात को जाएंगे? और दूसरा बात कि अगर गवर्नर राज पे जो इतना शोर मचा था, इस पर आपकी किसी से बात हुई या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक आपको डराने का एक सिलसिला था? और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे जुमेरात को तो साथ सारी कबीना जाएगी, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, आज उन्होंने जाना था, लेकिन दो चीजें थी। एक तो ये था कि उनकी बहनों ने मिलना था, खान साहब की बहनों ने मिलना था, तो इसलिए उनको स्पेस दिया गया कि वो मिले। दूसरा ये था कि NFC अवार्ड की मीटिंग हो रही है 4 को, उन्होंने तैयारी करनी थी। आज पूरी उन्होंने मीटिंग्स बुलाई है, शायद कल भी मीटिंग्स हो इस हवाले से, क्योंकि सिर्फ अकेला ये नहीं है कि हम
कहें कि जी हमारा शेयर दे दिया जाए। इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब से फाटा का मर्जर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उस वक्त से लेके अब तक इनका जो आबादी शामिल हुई है उस अभी तक कोई 1 रुपया नहीं दिया उस हवाले से इन्होंने। तो ये सारा हिसाब किताब अभी कर रहे हैं हमने इनके साथ। ये जो बातें करते हैं कि जी यहाँ करप्शन, सूबों ने पैसे खा लिए, सूबों ने ये कर लिए, तो इससे तो इल्जाम से तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे अफसोसनाक बात जो है, कल से मैं देख रहा हूँ कि जो कराची के अंदर मेन होल में जो लोगों की जानें अजाब बनाई हुई हैं, बच्चे खा रहे हैं उनके, वो किसी को नजर ही नहीं आ रहे। उन्होंने बात तक नहीं कर रहे। कितने जालिम लोग हैं ये, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि कराची का क्या हाल हुआ है। इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर जो है वो इस वक्त किन हालात से दो चार हो रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, और ना ही वहाँ गवर्नराज की बातें हो रही है। तो भाई आपको ऐसा एक खैबर पख्तूनख्वा रह गया है जहाँ पे आप ये तजुर्बे करना चाहते हैं, तो शायद उनको ये है कि ये इस पाकिस्तान में मुझे वोट क्यों नहीं पड़ रहा। फिर वोट को इज्जत दो वाला बयान भी खत्म हो गया इनका। आज जो वोट, जिन लोगों ने वोट लिया है जेन्युइन, उनके साथ जो सलूक हो रहा है, आई थिंक मुझे तो, और आज कौमी असम्बली में जो स्पीकर की जो मैं वो सुन रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं मानता कि महमूद खान अचकदे अपोजिशन लीडर है। भाई ये आपका काम तो नहीं है कि आप इस तरह रूलिंग दे रहे हैं। भाई अपोजिशन लीडर का नामजद करना हुकूमत का काम तो नहीं है, अपोजिशन का काम है। और बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि जी हमने इसको नामजद किया है, आप भी इनको तस्लीम करें। कहते जी हम तो नहीं मानते हैं, इसलिए कि हम ये है ही नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन जब आए कि स्पीकर भी पार्टी बन जाए, जजेस भी पार्टी बन जाए, और भी हालात इस तरह हो, तो अल्लाह खैर करे। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में आपकी पार्टी की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, और हमेशा से ये एहतजाज हम कवर भी करते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। दफ़ा 144 भी नाफिज थी रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, और आप लोगों ने एहतजाज भी किया, अपने पॉइंट्स पे लोग पहुँचे, कारकुनान भी इवन रेड जोन में भी पहुँच गए, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये क्या आप समझते हैं कि हुकूमती रवैये में तब्दीली है या क्या है? क्योंकि इससे केवल जब एहतजाज हुआ है गिरफ्तारियां ज़रूर हुई हैं, पर्चे ज़रूर कटे हैं, आज कुछ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन तो आपको हुकूमत से करनी चाहिए कि उन्होंने ये रवैया क्यों अपनाया है। क्या कुछ और खिचड़ी पक रही है या क्या खौफ है या कुछ और? यूसुफ सही साहब, एक यहाँ के SHO हैं बड़े मशहूर इस्लामाबाद के, अशफाक वड़ाइच, तो वो आपको अक्सर वो वीडियो उनकी वायरल हो जाती है, तो वो बड़े तहज़ीक अमेज़ भी गुफ्तगू करते हैं बाज़ औक़ात, जिसको पकड़ना हो, गिरफ़्तार करना हो, या इस किस्म की गिरफ़्तारियों में उनको भेजा जाता है। आज भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे, तो एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि वड़ाइच साहब कोई गिरफ़्तारी शारी नहीं आज? तो उन्होंने कहा नहीं आज हम प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। सर प्रोटोकॉल लग गया आप लोगों के भी। मैं आपको एक अर्ज करूं, देखिए सियासत ऐसी नहीं होती है। देखिए भारत हमसे बड़ा मुल्क है, उसके कई सूबों में अपोजिशन जमातों की हुकूमतें हैं, लेकिन कभी इस तरह की सिचुएशन वहां भी हमने नहीं देखी। और भी कई ममालिक के अंदर जहाँ जमहूरियत होती है, एक वोट से हुकूमतें चलती हैं, लेकिन यहाँ हर बात पहले तो खुदा का वास्ता ये भारत की मिसालें आप ना थोड़ा सा आप लोग वैसे कोशिश करें कि आजकल ना दिया करें। मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मुझे उस दिन 2-3 दफा रब्ता किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से, मैंने नहीं दिया जवाब। मैंने उनसे कहा मैं आपको इंटरव्यू दिया। मैं वैसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम जमहूरियत की बात करते हैं और हम अपोनेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमें देखिए सीखना तो पड़ेगा ना। हम कब सीखेंगे? ये नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो साहिबा, इनकी जो सियासत चलती रही, हर 2-2.5 साल बाद हुकूमतें खत्म होती रही, क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ निकल आते थे, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, और फिर उसके बाद जो है ना ये सिलसिला शुरू हो जाता। साथ तो ये हमेशा से मिल कर आ रहे हैं, कभी एक दफा मिल लेते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब से 2 साल बर्दाश्त करते हैं, फिर तीसरे साल उनकी भी वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं बातें। तो अब मेरे ख्याल से ये जो चिमगोइयाँ हो रही थी, कुछ हालात ऐसे लग रहे थे कि जी मियाँ साहब नाराज है, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान। लेकिन चलो वो आ गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो चिमगोइयाँ हुई है मुल्क में, वो भी आपको तो इसका अंदाजा है कि
इनकी अपनी गलतियों की वजह से है। हुकूमत गलतियों पे गलतियां करती जा रही है ना। सर ये 1 सूबों रुपए का रिलीफ यूसुफजई साहब, सूबों का एक मामला चल रहा है, तो खबर ये थी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हज़ारा सूबे के हवाले से करारदाद मंजूर होगी है। सर ये क्या मामला है, हमें ज़रा इस पर भी बता दें। देखिए, किसी के ख्वाहिशात और वो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है हजारे के लोग भी मुंतखब होकर आते हैं। अगर वो सूबे में अपनी कोई करारदाद पेश करना चाहते हैं तो हम तो सबको वेलकम करते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप करें, लेकिन डेफिनेटली फिर बैठ के मामला आगे बढ़ सकते हैं। यही चीजें हम सिखाना चाहते हैं वफाकी हुकूमत को, नवाज मुस्लिम लीग नून को, कि वो रऊनियत से निकले। कि रऊनियत से कुछ नहीं होगा, आप बैठ के बात करें। हमने एपीसी बुलाई है, उस एपीसी में हमने तमाम पार्टियों को दावत दी। उन सब पार्टियों ने मिलकर एलामिया जारी किया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत जो है वो हमारे साथ बैठे। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। जहाँ पर गवर्नर राज की बात हो रही है, तो ये तलवार सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या सुहेल अफरीदी के ऊपर नहीं लटक रही है, बल्कि मामला ये है कि गवर्नर राज लगाना है तो गवर्नर वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अगर वो गवर्नर राज लगाते हैं तो सलमान तासीर साहब की तरह जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गवर्नर राज लगाया गया था तो तारीख़ में चीज़ें दर्ज होती हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ा अहम डिसीजन है, और अगर वो नहीं लगाते हैं तो फिर उनको तब्दील किया जाता है, तो ये भी एक सियासी तौर पर बड़ी अजीब मूव होगी वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो ये सारा मामला इतना सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के पीपल्स पार्टी के लिए भी नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज 27वीं तरमीम की जहाँ पर बात की है, साथ उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन जब आइन के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने सबको साथ मिलाया था, उनके पास 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद भी। यानी कि आज आप लोग क्या कर रहे हैं, और भुट्टो साहब के जो फैसले थे वो बिल्कुल अवामी हुआ करते थे, किस तरह के थे, इसी पर हम बात करेंगे। कादर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। मंदोखेल साहब, पहले तो ये गवर्नर राज वाले मामले पे बात कर लें कि ये चले पीटीआई के लिए तो एक तलवार लटक रही होगी, आप लोगों के लिए भी इतना सादा मामला नहीं है। आप लोगों में मुशावरत हुई है इस पर? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक पार्टी के लेवल पे नहीं आई। बात आपकी मीडिया के तवसत से हम सुनते हैं। खुद फैसल करीम कुर्डी साहब इससे इनकार कर चुका है कि मेरे नॉलेज में नहीं है। तो ये मीडिया की खबरें हैं। वैसे गवर्नर राज कोई अजूबा राज नहीं होता है। आइन के आर्टिकल 234 में ऑलरेडी मौजूद है कि हुकूमत लगा सकती है। लेकिन जहां मैं सुहेल अफरीदी साहब को देख रहा हूँ या पीटीआई की पख्तूनख्वा हुकूमत को देख रहा हूँ, तो वो तो खुद चाहते हैं कि गवर्नर राज लगे। यकीनन आप देख मुझे ऐसे लग रहा है कि वजीर कानून गुफ्तगू कर रहे हैं, जैसे आपने वजाहत दी है ना, वजीर कानून भी कल ऐसी वजाहत दे रहे थे। देखिए, मैं भी कानून का तालिब इल्म, जब मुझे आइन का आर्टिकल 234 पता है तो आपके सामने रखूंगा, गलत बयानी तो नहीं करूंगा। और साकिब बशीर साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त नजर रखने वाला है। राना साहब वो मुझे डांट सकते हैं कि कहाँ कानून में लिखा हुआ है। मैं तो आपको आर्टिकल नंबर बता रहा हूँ। तो अता तारड़ से खुदा का वास्ता मुझे न मिला है। नहीं, मैंने आजम नजीर तारड़ साहब से मिलाया आपको, वजीर कानून। उससे भी ना मिला है। वो दोनों आप भी तारड़ हो, समझो ना, आपके सर आंखों पे, लेकिन उन 2 तारड़ों से मुझे बचा ले। अच्छा, मुझे मंदोखेल साहब एक चीज़ बताएं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैम्पियन है, और जमहूरियत के लिए आप लोगों की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ आप लोगों की है, आपकी जमात की हैं। पंजाब में गवर्नर राज लगा तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। अब गवर्नर राज की बातें हो रही हैं तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है। तो क्या पीपल्स पार्टी ये दूसरा इल्ज़ाम भी अपने पे लेगी? पहला गवर्नर राज अदालत ने उड़ा दिया था, और दूसरा गवर्नर राज भी अगर अदालत ने उड़ा दिया अगर लगा तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत खौफनाक किस्म का, जिसे कहते हैं, बन जाएगा मामला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का चैंपियन बनने का, और यकीनन हमें फ़ख्र है। कल भी हम चैंपियन थे, आज भी चैंपियन है। और मैं दोबारा कहूँगा, आसिफ अली जरदारी साहब अगर कल सदर थे तो आज भी सदर है। और गवर्नर राज की बातें तो नहीं हो रही, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि गैर आइनी तो नहीं है।
अब अगर कोई जज बीवी से लड़के आ जाए और फैसला सुना दे माजी की तरह, तब तो अलग बात है, मगर ये कि आइन का हिस्सा है। आर्टिकल 234 में लिखा गया कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये आइन में लिखा गया है। नहीं नहीं गैर आइनी लाइन तौर पे कैसे हो गया? ये देखें उसमें कोई लगाने की वजूहात होती हैं। आप लायर हैं, हम तो आपसे सीखते ये हैं। बहुत सब्जेक्टिव मामला है। बड़ा सब आपने कहा कि जज अपनी बीवी से लड़के आ गया, आप जो हवाला दे रही हैं ये उस वक्त वो जज नहीं थे। चलें, जज ये भी तो कह सकते हैं गवर्नर साहब शायद लड़के आ गए थे, उन्होंने लगा दिया। नहीं, गवर्नर साहब खुद तो नहीं लगा सकते तारण साहब। जी सर, वजीर आजम की एडवाइस आप कम से कम बाकी 2 तारणों से सीख लें, वो नहीं लगा सकते ये। सर, वजीर आजम की एडवाइस पे आपके सदर साहब नहीं इनको कहना है। जी बिल्कुल लो, लेकिन वो गवर्नर नहीं लगा सकते अपने आप को, वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अगर खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे नजर दौड़ाइए, आप देख रहे हैं कि खुद साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में, पीटीआई के दौर में, उन्होंने खुद ये एक जजमेंट दिया है, उसमें ये कहा गया कि कोई भी अगर शख्स सजा हो जाए तो वो पार्टी का हेड नहीं हो सकते। यहाँ जाके खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कहते हैं कि मैंने काबिना नहीं बनाना है जब तक मुझे खान साहब से उसकी राय न लूँ, और ये अडियाला जेल से पूरा पख्तूनख्वा हुकूमत चल रही है, तो वो अपनी दौर के उस साकिब निसार के जजमेंट के खिलाफ नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ, उस वक्त भी हमने मुखालफत की है कि सज़ा सियासी लोगों को होती रहती है, सज़ा वो सियासी लोगों के लिए कभी जेल कभी रेल होता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर ये उन्हीं के दौर का फैसले का हवाला दे रहा हूँ आपको। सर जी, 18वीं तरमीम पहले जब नहीं थी तो गवर्नर राज लगा था, जरदारी साहब थे। अब 18वीं तरमीम है, बहुत सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं, तो बिल्कुल आपकी बात वो बजाय है कि कानून में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। कानून में तो ये भी मौजूद है जो इलेक्शन जीते उसी को विनर करार दें, और आप इलेक्शन जीते हुए थे, आपको विनर करार नहीं दिया। आपको याद है ना, कानून में तो ये भी है कि जनाब फार्म 45 जिसके पास है असल वो ही है। ठीक है ना राना साहब, मैं हालात को देख के मैं भूल गया हूँ कि मैं हार गया। वो मुखबर खास को बिठा दिए, मैं कहता हूँ उसी को मुबारक हो, 5 साल ये गधा गाड़ी खींच ले, उसकी बस की बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ, हल्के के जो हाल है वो दुनिया देखती है सारे। सवाल ये, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि गवर्नर राज एक खुशाइन फैसला नहीं है, मगर वो कहता है ना कि तलाक जो है ना वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है, मगर जायज भी है। तलाक का कोई हराम नहीं है, कोई नाजायज नहीं है। क्या तलाक पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में होने लगी है? नहीं, मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहा शायद पीपल्स पार्टी और नॉन लीग में तलाक होने लगी है। देखिए, मैं तो आपके शो में 3 महीने पहले कह चुका हूँ कि नून लीग को हमारी जरूरत नहीं है। आज तो प्रैक्टिकली अगर आपकी जरूरत नहीं है, फिर साकिब साहब ने आपकी तरफ आना है। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो फिर आप क्यों भाग के उनके पास जा रहे हैं? छोड़े उनको, अपोजिशन में आए। आपका मशवरा मैं पहुंचा दूंगा। ये मेरा मशवरा नहीं, मैं आपकी राय जो है उसकी बात कर रहा हूं। जी साकिब साहब। मंदोखेल साहब, ये बताइएगा कि JUIF उनके लोग जब हमारे पास आते हैं तो वो बड़ा गिला भी करते हैं और कहते हैं हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है, और 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत ने हमारे साथ आके मिन्नतें तरले किए और वोट लिया, और उसके नतीजे में मखसूस नशिस्तें मिली, उनकी नशिस्तें पूरी हुई, और 27वीं में पूछा तक नहीं है। अब 27वीं के बाद अब इलेक्शन हुए हैं तो जो मुस्लिम लीग नून है वो सादा अक्सरियत में आ गई है। अब पूरी ज़िंदगी उन्होंने वो क्या कहते हैं आइनी तरामीम तो नहीं करनी, तो सादा अक्सरियत अगर उनके पास हो तो कल पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई ऐसा मामला हो जाए कि वो कहें कि ठीक है आप अपने रास्ते पर, हम अपने रास्ते पर, हम वज़ीर आज़म तो कम से कम रह सकते हैं ना, तो फिर कैसा वो पॉसिबिलिटी है? आप आज जिस तरह ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, पॉसिबिलिटी है साकिब साहब, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा। कि ऐसा हो सकता है। मैं तो आपके चैनल पे 3 महीने पहले ये अर्ज कर चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि आपने मौलाना साहब का हवाला दिया है। मौलाना साहब ये खुफिया मुआहदे जो किए हैं तो फिर गिले क्यों कर रहे हैं? माजी में अगर वो कहते हैं कि वो PDM का सरबराह है तो फिर सदर पाकिस्तान बनेगा, जैसी खबर आ रही थी, तो हमने तो नहीं किया, नून लीग ने किया होगा तो उनसे पूछे। कई शो में ये मैं बात कर चुका हूँ। और फिर दूसरी बात ये, मखसूस सीटों के हवाले से अगर फैसला हुआ है तो मौलाना साहब ने तो अपना हिस्सा डाला है ना, उससे ऐसा इनकार तो नहीं किया मौलाना साहब ने। वो सीटें तो ले ली इसने। अब वो सीटें ले लेके फिर जाके कोई क्या कहते हैं राजा सुल्तान के जरिए PTI के लोगों को नायल करके और सारे नून लीग वाले वो हड़प कराए सीटें, तो उसमें गिला तो मौलाना साहब के साथ हमारा भी है।
ठीक है मंदोखेल साहब, जिस तरह राना साहब बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपकी तारीख के हवाले से, बात दुरुस्त है। आज पहले जब मैं बात कर रहा था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब जिक्र किया है तो 73 के आइन की वो बात कर रहे थे, 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जमहूरी तरीका था कि इतने अरसे उन्होंने सबको इकट्ठा रखा। आज उनको ज़्यादा शिकवा वैसे पीपल्स पार्टी से लगता है कि पीपल्स पार्टी को कम से कम ड्यू प्रोसेस रखना चाहिए था, ऑपोजिशन से बात करनी चाहिए थी, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। शायद उनको नून लीग से उम्मीद ही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों का बार बार जिक्र करते हैं। नहीं, बिल्कुल मौलाना साहब की ये गिला अपने तौर पे जायज़ है बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि हर चीज़ तो पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं होते। जारी बात नून लीग की एक बड़ी एहतियाती है, वो भी फैसला कर रही है और ये जो तोड़ फोड़ कर रही है तो नून लीग तो खुद राजा सुल्तान के साथ मिल के तोड़ फोड़ कर रही है। तो उसमें तो आप देख रहे हैं पंजाब की हमारी 185 सीट जो है ना वो किस तरह धांधली के जरिए हमसे ले लिया। देखिए सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो ना एक फिगर है, वहाँ इलाके का वजीर आला रह चुका है, उसको किस तरह से हराया गया तो हमें तो खुद शिकवा है। फिर पीटीआई को हरिपुर वाली सीट में किस तरह हराया गया, तो ये सारी चीजें तो है। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी चीजें करके मैं ये समझ रहा हूँ अपने तौर पे कि आने वाले दिन में मुझे लग रहा है कि मौलाना साहब के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दे और पीटीआई के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का साथ दे। मंदोखेल साहब एक जो वो बात हम सुन रहे हैं, मालूमात हमें कंफर्म नहीं है, हतमी नहीं है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई नून लीग की जानिब से कि बड़े मियाँ साहब भी कोई वजारत उज़्मा की तरफ देख रहे हैं या सोच रहे हैं, या उनकी ख्वाहिश तो पहले ही थी। 8 फरवरी इलेक्शन से पहले इतने बड़े इश्तिहारात मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल में उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है और साढ़े नहर वाले पुल पे बुला के पंजाबी में कौन सा गाना है तो मेरे ख्याल में उसके साथ आ तो हो गया था ना। नहीं, गाना तो आपको पूरा गाना पूरा तो करे ना, गाना पूरा तो करे ना मंदोखेल साहब, गाना तो पूरा करे ना। ये नहीं आता है ना पूरा पंजाबी में, साढ़े नहर वाले पुल पे बुला के आगे क्या है आप ही बता दो। तो मैं ये कहूंगा कि आज तो 169 के बजाय 170 है, तो शहबाज शरीफ साहब को जो माजी में उनको जरूरत थी पीपल्स पार्टी का या किसी और का, अब तो वो फुल फ्लज अक्सरियत में, तो उनको तो आज ही सीट छोड़ के नवाज शरीफ साहब को देना चाहिए। और जब भी तो वो कहता है कि कमीशन बनाया जाए और वो कमीशन इसी बात का गलबन मान रहा है कि भाई मुझे नहर वाले पुल पे बुला के अंगूठे भी नादरा के लगवा लिए, 7 मिनट के अंदर मुकदमात भी खत्म किए, मगर जब वज़ीर आज़म की सीट की बात आ गई है तो फॉर्म 45 दिखा दी है, तो ज्यादती है ना नवाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा, आसफा साहिबा बनेंगी अपोजिशन लीडर या बिलावल भुट्टो साहब? नहीं, बिलावल भुट्टो ही बनेंगे, पार्टी के चेयरमैन है और जब भी कोई इस तरह मौका आ गया, अभी तो आप मफरूजे पे बात कर रहे हो, अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होंगे तो यकीनन बिलावल भुट्टो साहब भी होंगे। 74 सीट के साथ हमारी एक अक्सरियत है और ये बात भी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी का अपोजिशन का सीट जो है ना वो लेनी चाहिए। अच्छा मंदोखेल साहब, आपने अभी अप्रिशिएट किया ये जो हज़ारा सूबे से मुतल्लिक करारदाद आई है, ऐसी कोई करारदाद अगर सिंध असम्बली में आती है तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे? नहीं, सिंध असम्बली में किस बात पे करेंगे? मैं एक चीज बताऊं आपको कि कराची जो है ना वो एक शहर रग है। कराची में यहाँ जहाँ उर्दू स्पीकिंग है वहाँ 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून आबाद है, वहाँ सिंधी बलोच और हज़ारे आबाद है। तो मैं ये समझ रहा हूँ एक तो एक मिनी पाकिस्तान है अगर आप इसको, और फिर कराची जो है ना वो पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था और कराची में ही जहाँ सिंध असम्बली मौजूद है वहाँ पाकिस्तान की करारदाद पास हुई है। तो आप उसको कंपेयर न करें। हज़ारा वाला सीट आप देख रहे हैं आज मुतफ़क़ा तौर पे असम्बली ने किया है, यहाँ मुतफ़क़ा तो नहीं हो सकता है। या जनूबी पंजाब का है वो पंजाब में, वो बिल्कुल दोनों अलग अलग है, सबको काबिल कबूल है। या बलूचिस्तान में पश्तून और बलोच बेल्ट है, वो अपने तौर पे अलग अलग है, लेकिन यहाँ सूरत हाल तो चेंज है ना, क्योंकि सिंध तो कराची जो है ना वो सिंध का कैपिटल है और पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था। तो यहाँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई किसी तौर पे पीपल्स पार्टी या हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, पंजाब में सूबे बनने चाहिए, पंजाब और बलूचिस्तान में? देखिए, मैं आपको दोबारा कह दूं कि जैसा हज़ारा का आज करारदाद पास हुआ है, इस तरह बलूचिस्तान और पंजाब में वाज़ेह तौर पे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहा है। यानी जनूबी पंजाब और बाकी पंजाब, यानी सिंध रहन दे, बाकी सारा नु ਅਸੀਂ ਵੰਡਦੇ सर जैसे आप लोग सिंध में नहीं मानते, नून लीग भी नहीं मानती ये पंजाब में। नहीं, देखिए
देखिए मैं एक चीज बताऊं, नून लीग मानती है क्योंकि माजी में करारदाद पास हो चुकी है, और नून लीग कराची की भी खिलाफ है सूबे का। आप देख रहे हैं नून लीग के रहनुमा मेरे साथ कई शो में बैठते हैं और इनके जो यहाँ लोकल लोग हैं वो कहते हैं हम किसी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ डिस्प्यूट है, यहाँ मुतनाज़ा है सूबे के ऊपर। बाकी जो सूबे है चाहे पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान या पंजाब में, वहाँ मुतनाज़ा नहीं है, वहां करारदादें पास हो चुकी है। तो थोड़ा सा आप ये देख लें, अगर यहाँ करारदाद पास होती है तो फिर तो किसी को एतराज नहीं, लेकिन यहाँ एतराज है जब भी तो करारदाद पास नहीं होती है यहाँ पे। सर 28वीं तरमीम की कोई बात पीपल्स पार्टी तक पहुंची है? नहीं, वो भी मफरूजे के ऊपर बातचीत है। 28वीं तरमीम आएगी, 29वीं भी आएगी, 30 भी आएगी और 1028 भी आएगी। तो ये तो आइन का आर्टिकल 239 में ये कहा गया कि जब जब हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी हो तो आइन में तरमीम कर सकती है, 239 कहते हैं। तो और यही 239 का माजी के सुप्रीम कोर्ट ने जो ना जनरल मुशर्रफ को ये इख्तियार दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ आज तो जमहूरी हुकूमत है और आइन में ये क्लास मौजूद है। जब मौजूद है तो अगर हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो कोई भी आर्टिकल जो ना वो चेंज कर सकती है। साकिब साहब। मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि अगर ये अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली के हैं या सेनेट के हैं, वो आपकी हुकूमत, अब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी हैं, वो भी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, इधर सरदार अयाज सादिक साहब भी बैठे हुए हैं। तो आप जमहूरियत के चैम्पियन की वो बात हुई थी, पीपल्स पार्टी का बड़ा कुर्बानियाँ भी हैं पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए, तो ये आप क्यों नहीं कहते नून लीग को या चेयरमैन सेनेट साहब को कि आप अपोजिशन लीडर का नोटिफाई करने में क्या हर्ज है, क्या उसमें रुकावट है? या तो फिर वो सेनेटर ही ना रहे या तो फिर वो एमएनए ही ना रहे। अगर एमएनए है, सेनेटर भी आप मान रहे हैं, तो अपोजिशन लीडर मानने में क्या दिक्कत है? देखिए, पिछली असम्बली में जो हमारा स्पीकर था राजा परवेज अशरफ साहब, उनसे मैंने खुद पूछा ये इस्तीफा मंजूर और ना मंजूर या इस तरह अपोजिशन, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने अगर एक एमएनए आके मेरे सामने दस्तखत करे तब भी मेरे पास इख्तियार है कि मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं। हो सकता है वो प्रेशर पे हो, सकता हो किसी और वजह से हो। तो यकीनन ये स्पीकर और चेयरमैन का इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन जारी करे या ना करे, क्योंकि उनके जहन में क्या बात चल रही है और यकीनन वो जो तहरीरी फैसला करेंगे तो उसमें जो मैं बात कर रहा हूँ शायद उससे बढ़ के वो उसके पास जवाब होगा। क्योंकि मुझे तो ये खुद राजा परवेज अशरफ साहब ने बताया कि मेरे सामने कोई साइन करे तब भी मेरे पास इख्तियार है। यानी ये तो मंदोखेल साहब वो बात हो गई ना, मंदोखेल साहब ये तो वो बात हो गई 27वीं आईनी तरमीम में सैफुल्लाह अबड़ो पीटीआई के, वो जब 27वीं आईनी तरमीम को वोट दे रहे थे तो चेयरमैन सेनेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, जी बिल्कुल ज़बरदस्त है। और जब उन्होंने उसी जगह खड़े होकर रिजाइन किया तो उन्होंने कहा ये तो फिर सोचेंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई। सोचेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि आपको दोबारा हम मुंतहिब कर लेंगे। देखो आप तो मेरी वाली बात रिपीट कर रहे हो। जी जी, उन्होंने ये भी बात आपकी बात रिपीट कर रहे हैं, साथ उन्होंने कहा हम आपको दोबारा मुंतहिब कर लेंगे। क्या ये चेयरमैन, लेकिन एक बात मान लेना और एक ना मानना भी तो ये तज़ाद है। देखिए मैं आपको हकीकत दिल की बात बताऊं कि एक्सेप्ट करना तो मेरी वाली बात हो गई, स्पीकर या चेयरमैन के पास इख्तियार है। मगर सेनेट चेयरमैन का ये कहना कि हम दोबारा कि ये बात आपको दिल की बात बताऊं मुझे भी पसंद नहीं आई, ये नहीं कहना चाहिए उनको। नहीं, फेयर इनफ जी। कादर मंदोखेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। कल एक अवामी इशू था जिस पे हमने बात की थी, उस पर खैर मेरी राय मुख्तलिफ थी। ये जो चालान वाला मामला है, ये सारा कुछ चल रहा है, मैं ये राय रखता हूँ कि भाई आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आपको रॉन्ग वे पे नहीं जाना चाहिए, और जितनी सख्ती हो रही है वो मुझे लगता है कि दुरुस्त है। आपकी एक राय थी, उस राय का फॉलोअप है वो ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने आईजी साहब को बुलाया था और जो कम उम्र बच्चे हैं उनके हवाले से जो मुकदमात हो रहे थे, उन्होंने बताया कि शायद 296 हैं जितने भी मुकदमात हुए हैं उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि उनको वार्निंग दें, कोई तरीकाकार इस हवाले से बनाए, इस तरह से उनको हथकड़ियाँ ना लगाएं, मुकदमात इस तरह नहीं होने चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं ये मामला? क्योंकि कल आप इस पर बात कर रहे थे कि बच्चों के साथ ज्यादती है, उन्होंने कॉलेजेस जाना होता है, कैसे जाएंगे? बात यह है कि आज वज़ीर आला साहब ने भी इस पर ऐलान कर दिया। पहला क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब को क्रेडिट जाता है। तो ठीक बात थी। मैं आज भी इस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ, क्या आपने इस हवाले से हमें कोई अब कौम को कोई ऐसी सहूलतें दी हैं? क्या आपने कोई ऐसी रोड ट्रांसपोर्ट दी है जो उन गली मोहल्लों से भी निकल के पहुंच सके? क्या आपने अपने सरकारी इदारों में
1 घंटे का रिलीफ दे दिया है कि बाप बच्चों को पहले स्कूल छोड़ के आए। क्या आपने आज के दिन तक हेलमेट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया है? क्या हुकूमत बाकी लोगों को बहुत सी चीजें फ्री देती है? क्या स्कूलों कॉलेजों में हेलमेट फ्री नहीं तकसीम हो सकते? क्या ये जो आपने जुर्माने वसूल किए हैं, क्या इन जुर्मानों से हेलमेट नहीं दिए जा सकते? राना साहब, ये साकिब साहब से मैंने ये सवाल करना है, आपकी कल भी ये तजवीज थी। साकिब साहब, राना साहब की कल ये तजवीज थी, आपकी मैं इस पर राय चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए तजवीज दे रहा हूं, आप 2000 का चलान करते हैं, आप 2000 का चलान करते हैं, वहां पे हेलमेट रखें। 2000 रुपया किधर गया सर? वो मेरे 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 टैक्सों से गया ना, तो टैक्सों से अयाशी होगी तो पता लगे कितना भाई के मैं रिपोर्ट में राना साहब, ये बहुत अच्छी आपकी राय है जो मैं साकिब साहब की तरफ लेके जा रहा हूं कि वो कहते हैं कि 2000 का चलान कर रहे हो तो वहीं पे आप हेलमेट रखें, और वो चालान की मद में आप उसको पहले तो हेलमेट दें, उसके बाद जो है उस पर चालान हो, और आपके पास ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है कि इस बाइक के लिए हमने जो है ये दे दिया हुआ है हेलमेट इसके चालान के एवज, मसला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये तजवीज़ तो अच्छी है। ये जो हेलमेट वाली बात भी आप कर रहे हैं और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस वाली बात भी, और जो अंडर एज पे उन्होंने आज ये कहा है जो वज़ीर आला है, जो चीफ़ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने लेकिन मसला हमजा ये है कि हम उस पर बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ है, उसमें 2 लड़कियां जो है वो उनकी हलाकत हुई है, और उसमें भी जो ड्राइविंग करने वाला बच्चे के वाले से अभी तक की इतलात हैं कि वो अंडर एज था, मतलब उसकी एज 18 साल नहीं थी। तो अब ये भी देखें ना, ये भी एक एंगल है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड, अंडर एज है और उस ड्राइविंग कर रहा है और वो जो है वो हलाकतें हो जाती हैं। तो ये भी एक एंगल उसमें मौजूद है, वो भी देखना चाहिए। अच्छा सर, ये भी तो चेक करें ना, वो जो हलाकत हुई है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, ये भी तो चेक करें कि वो किस किस घराने से तल्लक रखें। मैं तो हम बात कर रहे हैं एक मसवत बिल्कुल गरीब घराने के, उन लोगों की जिनके पास घर में एक मोटरसाइकिल है, बाप ने आपने दफ्तर जाना है, बच्चों ने ट्यूशन जाना है, बाप ने अगर दूसरी रोड ट्रांसपोर्ट पे जाना है तो बच्चों ने बेचारों ने उसी पे जाना है। ये जो इस्लामाबाद वाला मामला है वो कुछ और मामला है। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा इस पे डिस्कशन भी होनी चाहिए, इस पे बातचीत हो भी रही है, हम भी इस पे अपना हिस्सा डालते रहेंगे, बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।